Greetings to all my students of class 12 who are specially preparing for the board examination. प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं आपकी फ्लेमिंगो बुक से जो पहली पोम है माय मदर एट 66 लेकर आ रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया पोम है और ये आप मान के चलो कि इससे पहला क्वेश्चन जरूर आता है और जो भी आपको सिखाया जाएगा वो 100% गारंटी है आप पूरे नंबर उसमें लाएंगे। आपको पूरी पोम समझनी है, इस पोम का पूरा पोस्टमार्टम करना है। एक पोम में होता क्या क्या है, सबसे पहले आपको उसकी थीम समझनी चाहिए। थीम का मतलब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर, किस चीज़ को ये पोम डील कर रही है। यूनिवर्सल थीम है इस पोम की और वो यूनिवर्सल थीम है एजिंग। ये मैंने लिखा है, एजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। एजिंग का मतलब आप समझते हैं, वी आर ग्रोइंग अप, वी आर एजिंग एंड वन डे विल ग्रो ओल्ड एंड देन डाई। ये प्रकृति का नियम है। हम पहले बच्चे थे, अब बूढ़े हो रहे हैं और एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। ये प्रोसेस इस नेचर में चलता रहता है। एजिंग, सबने एजिंग सबके साथ चल रही है, रात दिन चल रही है। तो हम एक इंडिविजुअल को लेकर ये आइडिया आप तक पहुंचाएंगे। अब वो इंडिविजुअल कौन है? वो इंडिविजुअल पोएटेस कमला दास, साउथ इंडियन राइटर है। अंग्रेजी में इसने बहुत अच्छे लेख लिखे हैं, पोम भी लिखे हैं, जिसका एक पार्ट आपके पास पहुंच रहा है, माय मदर एट 66। इसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, 66 ईयर की है। अब हम ये भी कहेंगे कि 66 ईयर्स में क्या ज़्यादा बूढ़ा आदमी हो जाता है या इतना कमज़ोर हो जाता है? अपनी अपनी नेचर होती है, फिजिकल बॉडीज होती हैं। कोई लोग बहुत तंदुरुस्त होते हैं, कोई नहीं होते हैं, कोई बेकार हो जाते हैं। आप समझने की कोशिश करो क्या होता है इस पोएम में कि पोएट कहीं विदेश में रहती है, शी लिव्स इन a foreign country and naturally she comes her home to see her mother. विदेश से वो अपने घर आती है, केरल के पास का घर है, और वहाँ जाती है, अपनी माँ को मिलती है, अपनी मदर को मिलती है, कुछ दिन रहती है, बड़ा अच्छा लगता है इसको। लेकिन लाइफ में कुछ कंपल्सन्स ऐसे होते हैं जो हमें करने ही करने होते हैं। एक दिन आता है, फिर अपनी माँ के साथ कुछ दिन रहती है, इसे फिर वहीं जाना होता है, फॉरेन विदेश जाती है अपनी माँ को छोड़कर, जो बहुत ही बूढ़ी है। इसकी माँ है 66 ईयर ओल्ड, 66 ईयर ओल्ड। अब ये जाएगी, कहाँ जाएगी? विदेश जा रही है और एक कोचीन एयरपोर्ट पे इसकी फ्लाइट है। कोचीन एयरपोर्ट पे ये जाएगी अपनी फ्लाइट लेने के लिए। नेचुरली जब हम कहीं विदेश जाते हैं तो पेरेंट्स भी हमारे साथ कम से कम एयरपोर्ट तक तो सी ऑफ करने जाते हैं। तो इसी बात को समझते हुए आप समझो कि अब जो है पोएटेस चल पड़ी है, अपनी कार पे बैठ चुकी है। ये पोएटेस की कार है, इस पे पोएटेस की मम्मी और ये बैठ गई, एक साथ में ड्राइवर, सोफर्स को बोलते हैं। ये कार अब सीधा इसको एयरपोर्ट पहुंचाएगी, राइट? अब जब एयरपोर्ट पहुंचाएगी तो चल पड़े, दोनों बैठ गए यहां से। अब रास्ते का सीन, यहां से यहां तक क्या होता है, क्या थॉट्स इसके मन में आ रहे हैं, THOUGHTS, थॉट्स। इसका विविड डिस्क्रिप्शन है इस पोम में। पोम की शुरुआत, आपके पास एक टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो की, देखिए ये फ्लेमिंगो माय मदर एट 66। पोम स्टार्ट हो रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। अब ये कोचीन जा रही है एयरपोर्ट पे, इसकी माँ इसके साथ सीट पे बैठी हुई है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी माँ भी इसके साथ जा रही है, लेकिन कैसी, किस हालात में है, उसकी मदर की जो कंडीशन है वो कैसी है? इसकी माँ की जो कंडीशन है, उसने 3 शब्द लिखे यहाँ पे, उनसे बड़ी निराशा आ रही है। डोज, ओपन माउथ, और तीसरा इसने लिखा है एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स बोलते हैं ह्यूमन डेड बॉडी को, आदमी के मृतक शरीर को कॉप्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो जब उसने अपनी माँ को देखा सीट पे पड़ी हुई थी, देखो बातचीत नहीं कर रही है, ये तो अंडरस्टूड है,
इतनी हालत खराब थी इसकी माँ की कि उसने जब देखा उसको घूम के, उसने कहा डोज, मुंह खुला हुआ है, ऐसे ऊँग रही है, इसका मतलब ये हालत ठीक नहीं है इसकी, ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है। इमेजिन करो आप ये कंडीशन कब होती है, आदमी की ऊँग रहा है, मुंह खुला हुआ है, एशन लाइक दैट। और उसके कलर जो है, जो कॉम्प्लेक्शन है उसकी माँ का, बिल्कुल फीका पड़ गया है, राख की तरह। Actually, this triggers a pain in your heart because this color is associated with the dead body of human being. इस तरह का जो रंग होता है एशन लाइक, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह होता है। तो जब उसने अपनी माँ का ये कलर देखा, राख की तरह बिल्कुल खुला मुंह, ऊँग रही थी, तो उसके मन में बहुत वेदना पैदा होती है। She is pained to see this condition of her mother. अपनी माँ की इस हालत को देखकर उसे बड़ा दुख होता है, इसके अंदर बहुत पेन की फीलिंग्स आने लगती हैं। एंड दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक, बट लेकिन फिर अपने मन में सोचे चलो बूढ़ी तो है ही मेरी माँ, यहीं पे कंप्रोमाइज कर लूंगा, 66 ईयर जितना दिखती है उतना है। लेकिन अब क्या करें, पेन तो है ही, माँ इज माँ, मदर इज मदर। व्हेन देयर इज पेन फॉर अ मदर, this is beyond toleration. We are quite unhappy at such sights of our parents or even of those persons who are associated to our blood. अब देखो क्या है, put that thought away. तो इसने सोचा ये बुरा विचार थोड़ा अलग हो जाए मेरे दिमाग से। जब हमारे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आती है तो हम भी सोचते हैं हे भगवान ऐसी फीलिंग्स ना आए। Oh God, such feelings are very terrible. हम सोचते हैं ऐसी फीलिंग ना आए, तो उस फीलिंग को हम हटाने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग से। अब वो कैसे हटाएंगे, अब आप ही बताओ कैसे हटाएंगे ऐसी फीलिंग। अगर आपके अंदर कोई बुरे विचार आ रहे हैं या कोई एंजाइटी आ रही है, तो हम बोलते चलो जरा घूम लो, थोड़ा बाहर घूम लो, कोई अच्छे लोगों से मिल लो, कोई अच्छी चीज देख लो, मंदिर चले जाओ, या कोई भी जहां पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। तो उसने उस विचार को दूर करने के लिए she looked but soon put that thought away and looked out at young. बाहर इसने मुंह कर दिया, बाहर की तरफ अपनी गाड़ी की शीशे से बाहर देखा। बाहर किसको देखा इसने, यंग ट्रीज। यंग ट्रीज का मतलब है छोटे छोटे पेड़ देखे इसने। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ते हुए, पेड़ दौड़ रहे थे। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, पेड़ दौड़ते नहीं है। Young trees sprinting, they just give an impression of running backside. When we are sitting in a car, car is taking its course and all the stationary objects alongside, seems to or appear to be having a movement. ऐसा लगता है जब हम गाड़ी पे चलते हैं कि पेड़ पौधे सब पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए उसने यहाँ पे स्प्रिंट शब्द का इस्तेमाल किया है। और आपको ये भी बताते हैं, स्प्रिंट शब्द का इस्तेमाल जनरली ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। माइंड इट, ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। स्प्रिंट दौड़ना, पेड़ों का दौड़ना, वैसे तो पेड़ दौड़ते नहीं है, लेकिन चलो कह भी दिया तो स्प्रिंट शब्द उसने जानबूझ के यहाँ पे यूज किया है। इसका मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। वो अभी पोएम को फिनिश करने के बाद में बताता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, मानवीयकरण किया है उसने। दौड़ते हुए पेड़ों को देखा, पेड़ नहीं दौड़ रहे थे, वो चलती हुई कार से ऐसा लग रहा था ये पेड़ चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान उसका भट गया, माइंड डाइवर्ट हो गया, उस दुख से थोड़ा सा दूर हो गया जो उसके मन में था। एंड क्या देखा उसने, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। खुशहाल बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, इतनी भीड़ आ रही थी अपने घरों से बाहर। यहाँ पे मेटाफर है, मेटाफर है, ये रूपक है। सारे बच्चे हैप्पी थे, अपने अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बच्चों को देख के वैसे भी मन थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। बट आफ्टर द, लेकिन ये ज्यादा, दिस हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड। इस तरह की खुशी जो है थोड़े समय के लिए रहती है। आखिर धीरे धीरे अपना एयरपोर्ट आ जाता है और फेटस अपने इस कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। शी इज हियर नाउ। अब जब यहाँ पे आती है तो वहां पे क्या होता है, आपने भी देखा होगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, वहां पे सिक्योरिटी चेक होते हैं, अंदर जाने के लिए हमारी चेकिंग होती है, सब कुछ होता है। और आई लुक अगेन, तो फिर मैंने अपनी माँ को देखा वहां पे, मेरी माँ वहीं पे थी। अब की बारी कैसे देखा मैंने, किस रूप में देखा अपनी माँ को, वैन पेल, वैन बोलते हैं, एक तो बढ़ता हुआ चांद होता है, एक घटता हुआ चांद होता है, पीले रंग का बिल्कुल पड़ गया था, बिल्कुल जैसे मरे हुए आदमी का रंग होता है, इस तरह का रंग उसका घटते हुए चांद का जैसे होता है, फीका सा पड़ गया था। These were always triggering
a painful memory of her mother in her heart. As the late winter's moon, फिर उसने कहा कि जैसे सर्दियों का चांद होता है, लेट विंटर मून, सर्दियों का चांद कैसे होता है, पॉल्यूशन की वजह से आपने देखा होगा डल हो जाता है, फीका हो जाता है, तो उसकी माँ का चेहरा भी ऐसे ही फीका हो गया था जैसे लेट विंटर्स मून। ये सब नेगेटिव फीलिंग को ट्रिगर कर रही है उसके अंदर, सारे एसोसिएटेड विद डेथ, एक मौत का संकेत, ये सारी चीजें दे रही हैं। उसको लगता है कि माँ हमेशा नहीं रहेगी, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। फैमिली रैक, माई चिल्ड्रन फियर, अब माई चाइल्डहुड फियर, इन सब चीजों को देखकर, ऐसे पेनफुल दृश्य को, अपनी माँ की हालत को देखकर बचपन की भयानक याद उसे आ गई। पेनफुल मेमोरीज, अपने बचपन की जो दर्दनाक यादें थी उसको फिर से सताने लगती है। अब बचपन की कौन सी याद है? देखो, पोएट टाइप के जो लोग होते हैं, थोड़ा सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर, इमोशनल एस्पेक्ट इनका वीक भी हो सकता है। ये बचपन में सोचती थी कि माँ बाप तो हमेशा रहेंगे नहीं, एक दिन मेरी माँ ओल्ड हो जाएगी, कभी फिर दुनिया छोड़ के चली जाएगी, तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी। उस समय ऐसी फीलिंग्स के अंदर आती थी। और आज जब इस मोमेंट पे अपनी माँ को ये देख रही है तो उसको बचपन की याद आने लगी। कभी मैं सोचती थी कि मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, नहीं रहेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया, कहीं वो जो मेरे कभी सोच थी वो सच तो नहीं हो रही है। ये इसकी माँ के बारे में सोच है। बट ऑल आई सेड वाज, तो मैं बहुत दुखी हो गई, ये सब सोच करके दुखी हो गई। जा रही थी मैं विदेश, माँ की मेरी हालत खराब थी, न जाने अब आके मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी या नहीं। ये सोच कर ही वो इतनी इमोशनल हो गई जिसको कहने के लिए हमारे पास भी शब्द नहीं हो सकते। अंदर से बहुत दुखी थी। आपने देखा होगा ऐसे टाइम पे हम कुछ बोलना भी चाहे तो हमारा गला चोक हो जाता है, बोल नहीं पाते। तो ऐसे ही अब माँ के सामने वो रोए भी कैसे, रोना आ रहा था उसको, लेकिन माँ को शी वांटेड टू पुट अप ए बोल्ड फेस, एक बोल्ड फेस रखना चाहती थी अपनी मम्मी के सामने, ताकि उसको लगे कि मेरी बेटी बड़ी खुश है। तो बट ऑल आई सेड वो सी यू सून। तो बोल रही है पोएटस कमला दास, मैं कुछ नहीं बोल पाई अपनी मम्मी के सामने, केवल यही शब्द मेरे मुंह से बार बार निकल रहे थे, मम्मा सी यू अगेन, सी यू अगेन, मम्मा फिर से मिलेंगे, फिर मिलेंगे, जल्दी आएंगी, जल्दी आऊंगी, फिर मिलूंगी। और ये कॉमन वर्ड्स होते हैं हमारे पास, ऐसे टाइम पे कोई वैसे नहीं होते शब्द बोलने के लिए, क्योंकि हम चोक हो जाते हैं, ज्यादा डिटेल हम बोल ही नहीं पाते हैं, रोना आ जाता है। केवल ये कॉमन वर्ड्स हैं, सी यू अगेन, चाहे इसमें आयरोनी क्यों नहीं है, चाहे वो जानती थी कि नहीं मिल पाऊंगी, फिर भी सी यू अगेन। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, 3 बार रिपीट किया है कवि ने शब्द। मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही मम्मी के सामने, 3 बार इसने यूज किया है ये शब्द, स्माइल स्माइल स्माइल। क्यों? ये रिपीटिशन का क्या महत्व है यहाँ पे? रिपीटिशन का ये कि अपनी माँ को ये कहना चाहती है कि आई एम वेरी हैप्पी, डी नॉट वरी एट ऑल। और स्माइलिंग के कवर में अपने दुख को छुपा रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू कवर अप हर पेन अंडर द गार्ब ऑफ स्माइलिंग। इस तरह से स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइलिंग। आपने देखा यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सी पोएटिक डिवाइस है? रिपीटिशन, जो रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिशन यहाँ पे है। पोएम हमारी खत्म हो चुकी है। अब इस पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसमें एक पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है, कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है, ये सबको पता होनी चाहिए। जनरल पोएटिक डिवाइसेस जो होती है हर पोएम में होती है, एक होती है सिमिली, दूसरी होती है मेटाफर, तीसरी यहाँ पे जो है वो है पर्सोनिफिकेशन, और चौथा यहाँ पे है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एंड एक और है, वो है कौन सी होगी ये, चलो 3 ही देख लेते हैं फिलहाल। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एक अभी बताया। सिमिली क्यों? सिमिली कहां होती है? जहां एज और लाइक शब्दों का इस्तेमाल हो, बहुत आसान है। जहां आपको एज या लाइक दिखे समझ लो वहां पे सिमिली है। अब आप इस पोएम में देखो कहां पे सिमिली है। सिमिली यहां पे है फेस एज अ लाइक, फेस एज लाइक, एशन फेस, ये जितने भी आपके देख रखे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है? सिमिली है।
सिंपल सी पहचान, एज और लाइक जहां भी आएगा वहां पकड़ लो उसको, वो सिमिली है। अब चलते हैं मेटाफर। मेटाफर कहां पे आएगा? चिल्ड्रन स्पिनिंग, CHILDREN, चिल्ड्रन स्पिनिंग, ये चिल्ड्रन स्पिनिंग आएगा। देखो मेटाफर क्या होता है? एक प्रकार का सिमिली का ही रूप है ये, जैसे सिमिली वैसे मेटाफर, लेकिन फर्क क्या है? सिमिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, इसमें हम डायरेक्ट किसी को कंपेयर करते हैं। जैसे तू चांद के समान सुंदर है, यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून, हमने साफ कह दिया तू चांद के समान सुंदर है। और किसी को इनडायरेक्ट बोल दिया हमने तू तो चंदा है। अब वो चांद तो नहीं है हमें पता है, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं? क्यों? मेटाफर, चांद के समान सुंदर है, मैंने इनडायरेक्ट कंपेयर किया। तो चिल्ड्रन स्पिनिंग ये एक प्रकार से यहाँ पे मेटाफर है। क्यों मेटाफर है? बच्चे स्पिल कर रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई चीज बाहर निकल रही है फटाफट, जैसे ग्लास से पानी स्पिल कर रहा है, तो उसी का रूप है, ऐसे लग रहे थे बच्चे, इसलिए उससे उसने कंपेयर किया है। देन पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। मैंने अभी कहा था ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंट बोलते हैं ह्यूमन के चलने को, तो पेड़ चलते नहीं है, लेकिन पेड़ के साथ हमने स्प्रिंट शब्द का इस्तेमाल किया है, मैंने वो शब्द यूज किया जो आदमियों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। वैसे पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? When lifeless or inanimate objects are treated as if they had human soul or they are human being, then it's called personification। जब जो निर्जीव चीजें जो होती हैं उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि इन पे ह्यूमन सोल है, या ये इंसान है, या इस तरह से बात करते हैं जैसे इंसान से करते हैं, तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ये तीन तरह के यहाँ पे हमने बता दिए। और इसके बाद एक और है यहाँ पे, वो कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? विरोधाभास। जब कोई चीज आपस में विरोध होता है, तो आपने देखा होगा बाहर का वातावरण कैसा है और कार के अंदर का कैसा है। बाहर का वातावरण खुशी से भरा हुआ है, कहीं ऐसा लग रहा है पेड़ भाग रहे हैं, कहीं बच्चे चल रहे हैं, बाहर तो अच्छा ही लग रहा था उसको, लेकिन अंदर का एटमॉस्फेयर वाज फुल ऑफ पेन। माँ को देख करके जो भाव आ रहे थे उसके मन में, दे वर क्वाइट पेनफुल। तो अंदर का वातावरण एकदम से दुख से भरा हुआ, जबकि बाहर का सुख से भरा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। तो ये कॉन्ट्रास्ट हमने यहाँ पे कर दिया। तो आपने देखा इस तरह से इस पोम में 4 तरह के हमारे फिगर्स, पीछे आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है आपका। अब पेपर में सेटिंग कैसे होती है बताते हैं अब आपको। आपके पास कहीं से भी एक पैसेज आ जाएगा, वो एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, ये लाइंस आ जाएंगी यहाँ से, या तो यहीं से आ जाएगा या बीच से आ जाएगा कहीं से भी, या लास्ट से भी आ सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन, माने आई कौन है, स्पीकर कौन है। तो इस पोम में आपको पता होना चाहिए कि आई सॉ माय मदर, आई पोएटेस ही है। आप इतना ध्यान रखो कि माय मदर एट 66 में स्पीकर केवल कमला दास है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो जहां आई होगा वहां कमला दास आएगा। हर होगा, हर उसने अपनी माँ के लिए कहा है। दो हर कौन है? उसकी माँ, मदर। और इस तरह से चिल्ड्रन स्पिलिंग, यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है वो आपको बता दिया गया है। और इसके बाद कहाँ वो गई थी, कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन से आते हैं जो आप आसानी से दे सकते हैं जिनका जवाब। उसके बाद पोम के अंत में किताब के भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट्स द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट द पोएट फील्स, किस तरह का दर्द उसे महसूस होता है। ये साइकोलॉजिकल पेन है एक प्रकार से, वैसे कोई फिजिकल पेन नहीं है, एक अंदर से उसको दर्द होता है अपनी माँ से बिछुड़ने का। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, एक क्वेश्चन है कि छोटे छोटे पेड़ों को ऐसे डिस्क्राइब क्यों किया गया है, क्यों दौड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये उसको लग रहा है, दिस इज जस्ट व्हाट शी इज फीलिंग लाइक, क्योंकि कार पे आगे आगे जा रही है, उसको ऐसा लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। और इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैज द पोएट ब्रॉट, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कवि ने जो है उन बच्चों की इमेज को क्यों लाया है इस कविता में, जो बच्चे दौड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। देखो बच्चे हमेशा खुशी का प्रतीक होते हैं, वो लाइफ की स्प्रिंग को भी बताते हैं, तो इसलिए जब हम खुशी के प्रतीक देखेंगे तो हमारा मन थोड़ा सा खुश हो जाएगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अपने मन के अंदर के दुख को वार्ड ऑफ करने के लिए बच्चों की इमेज को लाई है। Why has the mother been compared to the late winter's moon? Late winter's moon से मदर को क्यों कंपेयर किया गया? Late winter's moon बिल्कुल डल हो जाता है, ऐसे उसकी माँ का शरीर हो गया था, चेहरा हो गया था, जो कि एकदम डेथ से एसोसिएट कर रही है वो
और लगता है उसको उसका दिन अब आने वाले हैं, मौत नजदीक है। What do the parting words of the poet and a smile signify? जो लास्ट वर्ड है कवित्री के और उसकी जो स्माइलिंग है वो क्या सिग्निफाई करती है? लास्ट वर्ड उसने कहते हैं सी यू सून मम्मा। यहाँ पे भी देखा जाए एक आयरोनी भी है, तो उसे पता है कि माँ नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी वो कहता है अपनी माँ को दुख न पहुंचे, इसलिए उसने शब्द कहे स्माइल एंड स्माइल। मुस्कुराने के पीछे राज है, वो है शी जस्ट वांटेड टू कवर द पेन शी हैड फॉर हर मदर। अपनी माँ के लिए जो उसको कष्ट हो रहा था उसको छुपाना चाहती वो स्माइलिंग के कवर में। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। स्माइलिंग जितनी ज्यादा कर रही है उतनी ज्यादा इसको दुख भी हो रहा है अंदर से। तो ये है आपकी छोटी सी पोम जो आपको समझ आ चुकी होगी। एनी प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। एंड वन पॉइंट at the last that I would like to request that you must always subscribe to my channel, especially those who have not yet come to my class. It's okay, that's all.